पुतिन और ज़ेलेंस्की की जंग को अब ड्रोन जनरल पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। यूक्रेन के वॉर फ्रंट से ऐसे कई वीडियो आए हैं जिन्हें देखकर किसी भी फौजी की रूह कांप जाएगी। ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडर को कहा है कि वो भी बचकर रहें। यूक्रेन में यमराज उड़ रहा है। यूक्रेन में यमराज चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तलाश कर रहा है। किस गोदाम में कौन छुपा है, यह हर जगह जाकर देखता है और फिर इसे नजर आता है एक ऐसी जगह जहां इसका शक सही साबित होता है। उड़ता हुआ यमराज इस गोदाम में दाखिल होता है और वहां उसे नजर आते हैं ये लोग, ये 3 सैनिक, 1, 2 और 3। उड़ते हुए यमराज को देखकर ये तीनों सिर झुकाकर मौत को अपना लेते हैं। उड़ते हुए यमराज का नाम है FPV ड्रोन। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे एक ऑपरेटर चलाता है। इस वक्त यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। उड़ता यमराज मौत की 100% गारंटी है। उड़ता यमराज ना रहम करता है, ना गिड़गिड़ाते फौजियों की सुनता है। उड़ता यमराज अपने टारगेट पर फटना जानता है, इसीलिए यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में उड़ता यमराज पुतिन के पास भी है और ऐसा यमराज ज़ेलेंस्की के पास भी है। दोनों अपने अपने उड़ते यमराज से एक दूसरे की फौज की जान ले रहे हैं। अब देखिए उड़ता यमराज नंबर 2। रूस का सैनिक भाग रहा है और उसके पीछे पड़ जाता है ज़ेलेंस्की का उड़ता यमराज। वो एक तबाह हो चुकी बख्तरबंद गाड़ी की आड़ लेकर बचना चाहता है, लेकिन तभी ये ड्रोन गिरा देता है ग्रेनेड। रूस का सैनिक गिर जाता है और फौरन अपनी राइफल तानकर ड्रोन पर हमला करना चाहता है, लेकिन तभी उसका ग्रेनेड फटता है। दो और सैनिक बचने के लिए भागते हैं, तभी ग्रेनेड फटता है। 50 मीटर ऊपर मंडरा रहा यमराज फिर साबित करता है कि वो मौत का 100% गारंटी है। ऐसे ही ज़ेलेंस्की का FPV ड्रोन बाकी रशियन फौजियों की जान ले रहा है। कोई मैदान में किसी को झाड़ियों में मारता है। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, इसीलिए हम आपको ये पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन जनरल एक्टिव हो चुका है। ड्रोन जनरल पुतिन के पास भी है, ड्रोन जनरल ज़ेलेंस्की के पास भी है। ये जनरल ड्रोन लेकर वॉर जोन में घूम रहा है। इस जनरल का ड्रोन हर मोर्चे पर दुश्मन को तलाश रहा है। उड़ते हुए यमराज और ड्रोन जनरल की दहशत बहुत ज्यादा है। वॉर जोन इस वक्त रूस के कुर्स्क से लेकर यूक्रेन के पोक्रोव्स्क और खेरसोन तक एक्टिव है। सबसे खतरनाक युद्ध डोनेत्स्क और खार्किव के फ्रंट पर भी चल रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने इटली का दौरा किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर ज़ेलेंस्की ने बताया कि पुतिन के खिलाफ युद्ध कैसा चल रहा है। यूरोप के कई देश इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी जानती हैं कि ज़ेलेंस्की का साथ देकर यूरोप क्या हासिल कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन की जमीन इस वक्त हर तरह से हथियार का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुकी है। 925 दिन हो चुके हैं और ये युद्ध अब भी तेज होता जा रहा है। इटली में ज़ेलेंस्की ने एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें लॉन्ग रेंज वाले हथियारों की कितनी जरूरत है, ताकि वो हमला सिर्फ कुर्स्क तक नहीं बल्कि मॉस्को तक कर पाएं। अब युद्ध में यही उनका एजेंडा है। When we speak that, for example, Italia or somebody else, doesn't matter, afraid that we will attack Kremlin. It's a pity we can't. Because those long distance weapon, what you had or some partners, it's about 200 kilometers. So it's less
then those distance, what about Tajani spoke? So, but your production have to try to do their best. But you have to understand, it's a joke, yes, but it's very serious, really serious. लॉन्ग रेंज वाले हथियार यानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक हमला, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज तो इस वक्त कुर्स्क में घुसी हुई है। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने ऑपरेशन कुर्स्क पर कहा है कि यूक्रेन की सेना ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। वो कुर्स्क पर हमला करके रूस की सेना पर दबाव डालना चाहते थे ताकि डॉनबास और खासकर डोनेट्स्क के आसपास से पुतिन अपनी सेना हटाए और उसको कुर्स्क में भेजे, लेकिन ज़ेलेंस्की का यह फॉर्मूला फेल हो गया। तमाम नाकामियों के बीच ज़ेलेंस्की ने निकाली है अपनी नई ड्रोन मिसाइल, नाम है पेलानित्सिया। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। यह हाई मास के 300 किलोमीटर के मुकाबले ज्यादा है और ज़ेलेंस्की को ये मिसाइल गेम चेंजर नजर आ रही है। इस मिसाइल से वो मॉस्को पर भी हमला कर पाएंगे। इस मिसाइल के रेंज में रूस का एक और बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा और दक्षिण में सोची शहर भी हमला के जद में आएगा। І ще раз підкреслюю, наші нові збройні рішення, зокрема і ракета «Паляниця», це наш реальний спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями. Рішення наші і рішення партнерів мають працювати разом. І тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги. पुतिन को कमजोर साबित करने के लिए ज़ेलेंस्की ने 6 अगस्त को ऑपरेशन कुर्स्क शुरू किया था, लेकिन ये जुआ नुकसान वाला साबित हुआ है। पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन से अपनी फोर्स नहीं हटाई, कुर्स्क में कम अनुभवी सैनिकों को तैनात किया और अब उनका पूरा जोर पोक्रस्क पर कब्जे पर है। जबकि ज़ेलेंस्की चाहते हैं लंबी दूरी के हथियार, क्योंकि अब उनकी फौज 200 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार नहीं चाहती। उसको चाहिए ऐसी मिसाइल और ड्रोन जो सीधा मॉस्को में कोहराम मचा दे। What we want, how to use this long distance weapon, just on military airfields, just to use this weapon, which can work with 100 and 300 kilometers. That's all. That's all. No other ideas. लेकिन ज़ेलेंस्की के सामने मुसीबत इससे भी बड़ी है। यूक्रेन में लड़ने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे। यह वीडियो इस महीने बहुत वायरल हो रहा है। यूक्रेन में इस व्यक्ति को आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर के लोग लेने आए हैं और जब उसने इनकार किया तो टेढ़ी अंगुली से उसे राजी करने की कोशिश की गई। सब जानते हैं कि युद्ध में मौत की 100% गारंटी है, फिर चाहे वो पुतिन का ड्रोन जनरल ले या फिर ज़ेलेंस्की का उड़ता यमराज, मौत दोनों तरफ से आनी है। इस खतरे का एहसास अब ज़ेलेंस्की को भी हो रहा है। वो भी नहीं जानते कि ये युद्ध कब तक चलेगा और कब तक हजारों लाखों सैनिकों को वो मौत की दावत देते रहेंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की अब कैदियों को भर्ती कर रहे हैं। उनका नया एजेंडा है माफी लो, फौजी बनो और रूस से लड़ने फ्रंट पर पहुंच जाओ। ऐसे सैकड़ों कैदी हैं जो यूक्रेन की जेल में थे और अब यूक्रेन की सेना में शामिल हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की के बहुत ही खास यूक्रेन के कानून मंत्री डेनिस मलियुश्का ने हाल में बताया था कि फौज में शामिल होने के लिए 4500 कैदियों ने अर्जी दी और इनमें से 1700 कैदियों को फौरन भर्ती कर लिया गया। अभी ऐसे 20,000 से ज्यादा कैदी हैं जो फौज में शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कैदियों की 2 डिवीजन फोर्स रूस से लड़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे सैनिक इस वक्त ये खार्किव के फ्रंट पर झोंके जा चुके हैं। यहाँ पर ये सभी 97वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा है और इनके ऑपरेशन का नाम है शकार यानी तूफान। ये तूफानी हमले के साथ खार्किव को पुतिन से बचाना चाहते हैं। इस बीच व्लादिमीर पुतिन का एक बयान वायरल हो रहा है। यह बयान ज़ेलेंस्की के डर को कुछ कम कर सकता है, क्योंकि पुतिन युद्ध की नहीं समझौते की बात कर रहे हैं। Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных там требований, да, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.
अब ये भी पुतिन का थोड़ा सा नर्म रुख कहा जाएगा, क्योंकि पुतिन समझौते का जिक्र कर रहे हैं, फिर चाहे वो उनकी शर्तों पर ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के वॉर जोन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली है। इस वीडियो में रूस का एक जख्मी सैनिक जान बचाने के लिए भाग रहा है और उसके पीछे पड़ा है ज़ेलेंस्की का उड़ता यमराज। जी हाँ, PFPV ड्रोन। इसमें लगा है बम और उसका टारगेट है रूस का यह जख्मी फौज। ड्रोन उसे टकराना चाहता है और फिर पटक कर उसकी जान लेना चाहता है। सैनिक भागता रहता है, ड्रोन उसका पीछा नहीं छोड़ता और फिर ऐसा होता है कि रूस का सैनिक उस ड्रोन को हवा में ही कैच कर लेता है। वो हैरान रह जाता है कि ड्रोन नहीं फटता। वो ड्रोन को लेकर भागता रहता है, किसी तरह अपने इलाके में पहुंचने की कोशिश में है। वो थक जाता है और लड़खड़ाने लगता है, तभी ड्रोन उसके हाथ में रहते हुए जमीन से टकरा जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध में एक सैनिक के सामने कैसे मौत मंडराती है और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। यह युद्ध का अंतिम सत्य है, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर गाजा या फिर कोई और वॉर जोन। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो रूस पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की की एक डिमांड ऐसी है जिसके बाद बाइडेन को भी पता चल गया है कि इस रविवार को बहुत ज्यादा खून बहने वाला है। ज़ेलेंस्की के दावों का निकल गया कचूमर। रूस की फौज के ताजा हमले में डोनेत्स्क तबाह। सरेंडर करने पर भी यूक्रेन के सैनिकों को नहीं मिल रही माफी। ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन का जर्रा जर्रा हो रहा बर्बाद। कभी रूस के कुर्स्क में जान बचाने के लिए भागते लोग, कभी यूक्रेन के डोनेत्स्क में अपनी आंखों के सामने अपनों को मौत का निवाला बनते देखते लोग, कभी मिसाइलों की मार, कभी ड्रोन का घातक प्रहार, कभी टैंक से विनाश, कभी गाइडेड बमों का अटैक, कभी थर्माइट बमों से बेहाल। ढाई सालों से छिड़ा युद्ध पहले घाव बना और अब जख्म इतना गहरा हो गया है, लाइलाज होता दिख रहा है। शांति की बातें और जमीन पर रक्तपात की तस्वीरें बिल्कुल मैच नहीं करती। हमले के बाद लवीव में इस वक्त शांति है, जो मारे गए उन्हें फूलों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। Ну і подивитися, що відбувається. Я вирішила закрити вікно, і коли я опускала жалюзі, то пролунав вибух, потім розлетілись іскри і вибило вікна. В результаті цього я почула пізніше крик мужчини, кричав: "Рятуйте, люди під завалами". डोनेत्स्क, पोक्रोस्क, लवीव, यूक्रेन धुआं धुआं हो रहा है। पुतिन की तोपें सैनिक छावनियों और रिहायशी इमारतों का भेद भुला चुकी हैं। मिसाइल हमले में लवीव में 7 लोग मारे गए, पूरा शहर उमड़ पड़ा है, युद्ध जिंदगी जला रही है। Вкладена, по суті, місія відбудови України. Тому що це дитина, по-перше, яка вихована вже в 10 роках війни. Її все свідоме життя – це вже триває війна. Вона вихована в тій сім'ї і в тих цінностях, де було розуміння
що таке є Україна. Це була дуже інтелігентна родина, це була високоосвічена родина. І це була мистецька, культурна така родина. ये डोनेट्स्क की भयावह तस्वीरें हैं। हमलों की गिनती करते करते आप थक जाएंगे। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस के साथ वो कम से कम 100 जगहों पर युद्ध लड़ रहा है, जबकि रूस का कहना है कि उसने डोनेट्स्क क्षेत्र में 6 नई जगहों पर कब्जा कर लिया है और ऐसा करने में वो इसलिए कामयाब रहा कि यूक्रेन की सेना को उसने कुल 17 जगहों पर परास्त किया। बैटलफील्ड से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं। रूस पूर्वी यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोक्रोस्क के नजदीक भीषण लड़ाई चल रही है। Same time as our advance in the Kursk region, the Russian army continues its offensive in Ukraine. The most capable units of the Russian army are involved in expanding the zone of occupation of our territory in the Donetsk region. This is a clear choice by Moscow. Putin wants more Ukraine to occupy than he wants security for Russia. He doesn't care about Russian land and people. He just wants to grab as much of our land and as many of our cities as possible. अमेरिका ने यूक्रेन को $25 करोड़ के नए हथियार देने की घोषणा की है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सहयोगी देशों से रूस की रेड लाइन की चेतावनी की अनदेखी करने की अपील करते हुए यूक्रेनी सेना को हमले के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने की मांग की थी। इन हथियारों से यूक्रेनी सेना रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले करेगी। Pleased to announce that President Biden has authorized a new security assistance package for Ukraine worth $250 million. That will provide Ukraine with additional air defense, armored vehicles, anti-tank weapons, and munitions for rocket systems and artillery. But we're not just focused on Ukraine's near-term needs. We're also working with allies and partners to help Ukraine forge its long-term security. अमेरिका यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं देता, रूस में क्या चल रहा है इस पर भी नजर रखता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रूस के नए परमाणु मिसाइल सेंटर का पता लगा लिया है, जिसके डिटेल आगे दिखाएंगे। पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार की नई खेप पर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इससे रूस पर युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बनेगा। ज़ेलेंस्की ने यह मांग तब दोहराई जब उनकी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के करीब 1300 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। असल में रूस के साथ 2.5 वर्ष से जारी युद्ध में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक सहयोग देकर मुकाबले में बनाए रखा है, लेकिन यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार नहीं दिए हैं और जो हथियार दिए उन्हें रूसी भूमि पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने की शर्त भी रखी। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन का रूस पर हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, जिससे अमेरिका और यूरोप को भी भारी नुकसान हो सकता है। We all know that we are operating with a minimum of weaponry. Yes, we are grateful very much for every support package that is provided to Ukraine from you, from your countries. But we need more weapons to drive Russian forces off our land, and especially in the Donetsk region. पश्चिमी देशों की रणनीति बिल्कुल क्लियर रही है कि ज़ेलेंस्की को मुकाबले में तो बनाए रखना है, लेकिन रूस के साथ डायरेक्ट वॉर में नहीं उतरना है। यही कारण है कि कई बार तो ज़ेलेंस्की का हथियार मांगते मांगते गला सूख जाता है, लेकिन हथियार नहीं मिलते, तो कई बार जो हथियार मिलते हैं वो किसी काम के नहीं होते, और अब तक जितने भी हथियार मिले हैं उनमें से कुछ को छोड़ दे तो रूस से मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि यह फैक्ट है कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों के दम पर ही ज़ेलेंस्की युद्ध मैदान में अब तक टिके हुए हैं। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रूस की 9M370 ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल की डिप्लॉयमेंट साइट का पता लगाया है। प्लेनेट लैब से सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ताओं ने परमाणु हथियार स्टोरेज फैसिलिटी के पास कंस्ट्रक्शन साइट पहचान की है। इसे वोलोगदा
20 और चेपसारा के रूप में जाना जाता है, जो मॉस्को के उत्तर में 475 किलोमीटर की दूरी पर है। यह फैसिलिटी पहले रूस की भूमि आधारित मिसाइलों के परमाणु पेलोड के लिए स्टोरेज थी। अब इस साइट को ब्योरवेस्ट्निक मिसाइल का घर बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहां पर मिसाइल की लॉन्च साइट बनाई गई है। रूस की इस मिसाइल को तैनात करने की रिपोर्ट अमेरिका और पश्चिम की टेंशन को बढ़ा रही है। $9M370 ब्योरवेस्ट्निक रूसी शस्त्रागार में सबसे विवादास्पद हथियारों में से एक है। मार्च 2018 में पुतिन ने पहली बार दुनिया को बताया था कि मिसाइल को परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये परमाणु संचालित इंजन से ऑपरेटेड है, जो सैद्धांतिक रूप से इसे असीमित रेंज देता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ब्योरवेस्ट्निक एक नई परमाणु संचालित और परमाणु शस्त्रों से लैस क्रूज मिसाइल है। इस हथियार को नेटो ने SSC-X9 स्काईफॉल करार दिया है। रूस के दावे के मुताबिक यह अमेरिकी एंटी मिसाइल से भी बच सकता है। इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि मिसाइल को एक छोटे ठोस ईंधन रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। अगर इस मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है तो रूस को अंतर्महाद्वीपीय रेंज क्षमता वाला एक अनूठा हथियार मिल जाएगा। मिसाइल की कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इसे वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणालियों से भी बचाता है। इससे ये रूस के रणनीतिक शस्त्रागार के लिए एक शानदार हथियार बन जाता है। हालांकि कई पश्चिमी विशेषज्ञ मिसाइल की रणनीतिक खूबियों को लेकर संशय में हैं। इनका मानना है कि ब्योरवेस्ट्निक रूस की मौजूदा परमाणु क्षमताओं में वृद्धि नहीं करता है, जिसमें पहले से ही अमेरिकी मिसाइल रक्षा को कमजोर करने की क्षमता हासिल है। रूस की ये मिसाइल अपनी प्रभावशाली क्षमता के बावजूद तकनीकी कठिनाइयों और खराब परीक्षण रिकॉर्ड रखती है। 2016 के बाद से इसके कम से कम 13 परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से केवल 2 में से इसे आंशिक सफलता मिली है। 2019 में ये अपने टेस्ट में बुरी तरह से फेल हुई, जब एक विस्फोट के कारण फ्लाइट सी में विकिरण रिसाव हुआ और 5 रूसी परमाणु विशेषज्ञ मारे गए। ऐसे में सवाल है कि क्या ब्योरवेस्ट्निक को तैनात किया जा सकता है। ब्योरवेस्ट्निक का विकास तकनीकी और कूटनीतिक दोनों तरह की चुनौतियों से भरा हुआ है। पुतिन ने दावा किया है कि मिसाइल दुनिया में बेजोड़ है, लेकिन फिर भी सवाल है कि क्या कभी मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। पश्चिमी विशेषज्ञों को लंबे समय से संदेह है कि मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसकी तैनाती में अभी भी 1 दशक का समय लगेगा। पुतिन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं, लेकिन 2.5 साल के युद्ध में रूस की तबाही की कहानी बता रही है कि रूस के हथियार गोदामों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। और अगर पुतिन को अपनी ताकत का लोहा दुनिया भर में मनवाते रहना है तो कुछ और भी करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।